हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन अकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट 1st to 8th क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी में ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। ए नेचुरल रिसोर्स इज़ व्हाट पीपल कैन यूज़ विच कम्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट। एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो भी व्यक्ति जो अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, हमें प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होता हो, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन जिसे हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, वुड, ऑयल, वाइंड, एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन एंड कोल एट्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हवा, पानी, लकड़ी, तेल, एनर्जी, नेचुरल गैसेज, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम एंड आयरन ओरेज आर नेचुरल बट नीड वर्क टू मेक देम इनटू यूजेबल रिफाइंड ऑयल एंड स्टील। आयरन ओरे और पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बट इन्हें काम में लाने के लिए कुछ प्रोसेस करनी होती है। उसी के बारे में और डीपली हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप समझ में आया होगा कि क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में भी हम और जानेंगे। तो सबसे पहले आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्षयशील प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जिनका क्षय हो सकता है। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन द नेचर कैन बी एग्जॉस्टेड वेरी सून बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जिनका ह्यूमन यानी कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा क्षय होकर वो समाप्त हो जाते हैं वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल गैसेस। फॉरेस्ट यानी कि लकड़ियों को हम अगर फॉरेस्ट से काटेंगे तो फॉरेस्ट ख़त्म होते जाएंगे, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हुए। कोल है, कोयले को कि हम जला लेंगे तो भी वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर पेट्रोल, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ का भी हम जैसे जैसे उनको मारते जा रहे हैं तो वो भी ख़त्म होती जा रही है। नेचुरल गैसेस को भी हम एज जो हमारा फ्यूल है उसके तरह काम में लेते हैं गाड़ियों में, तो वो भी ख़त्म हो रहा है। तो ये सब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। अंडरस्टैंड। अब आता है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो होते हैं जिनका कितना भी यूज़ करें अब ख़त्म नहीं होते। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज सॉइल, वाटर एंड सनलाइट। ये वो सोर्स होते हैं जो कितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ मानवीय क्रियाकलाप कर लें हम तो ख़त्म नहीं होते। एग्जांपल के लिए सॉइल यानी कि मिट्टी, वाटर पानी एंड सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। सम ऑफ सच रिसोर्सेज इंक्लूड विंड, सन, सोलर एनर्जी, टाइड्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। दे आर मोस्टली द नेचुरल अकरिंग रिसोर्सेज, हैंस दे रीअपीयर नेचुरली। तो ये क्या होता है, एक समय अंतराल के बाद खुद ही है दोबारा बनने लग जाते हैं, प्राकृतिक रूप से रीअपीयर होने लग जाते हैं। तो जो है ये कभी ख़त्म नहीं होते। बट इसमें पानी को दे रखा है, तो आज कल हम देख रहे हैं कि पानी की कमी आ रही है, तो पानी भी एक तरह का एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। अगर लगातार इसका बेहिसाब हम इस्तेमाल करते रहे तो पानी भी एक टाइम पर आकर हमारे लिए ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स सेव वाटर, सेव लाइफ। अंडरस्टैंड। तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी आप समझ आई होगी। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड। तो अब आता है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉसिल्स, सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये जो हैं बहुत साल पुराने और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, जो मर चुके हैं पृथ्वी के नीचे दबकर, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं, उनके द्वारा बनती है, तो इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कोल यानी कि कोयला। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोयले को देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये पत्थर की तरह सख्त हार्ड होता है एंड कलर में काला होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोयला जो है एक उन फ्यूलों में से है जो हमारे खाना बनाने के लिए काम में आते हैं। अर्लियर
इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले ये रेलवे इंजन्स के अंदर भी काम आता था, उनमें स्टीम यानी कि भाप बनाने के लिए और उनको रन करने के लिए, तो उस तरह की इसको फ्यूल के रूप में हम लेते थे पहले। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो यूज इन ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो इन्हें थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे यूज़ है कोयले के, जिनमें से कुछ मेनों को तो इन्होंने जो मेंशन भी किया है, तो आप भी इन्हें याद कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब आता है स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि किस तरह से कोल जो है पुराने एंशियंट टाइम में बना, किस तरह से क्या प्रोसेस रही। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्टेड इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन साल पहले जो थी पृथ्वी, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे पृथ्वी के ज़मीन में, वेटलैंड एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी था, गीले प्रदेश थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, कुछ नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेसेस हुई जैसे कि बाढ़ आना। दीज फॉरेस्टेड गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल, वे जंगल जो हैं अपनी मिट्टी के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जैसे जैसे और ज़्यादा मिट्टी उनके ऊपर डिपॉजिट होती गई, देवर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस होते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे वो नीचे नीचे जाते गए उनके टेम्परेचर में भी क्या होता गया, वृद्धि होती गई, राइज अप होता गया, रोज होता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। नीचे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर जो डेड प्लांट्स थे, जो बिल्कुल दब चुके थे, मर चुके थे, वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट किस में हो गए, कोल के अंदर, कोयले के अंदर। एज कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन, हम जैसे जानते हैं कि कोल के अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये जो स्लो प्रोसेस होती है डेड वेजिटेशन का कन्वर्जन इन कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। जैसे कि ये डेड वेजिटेशन से फॉर्म हुआ तो इसे एक फॉसिल फ्यूल भी हम कह सकते हैं। एक कोल माइन इन सोन व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोयले को जलाते हैं तो ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कोयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल को हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस कर कर कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। उनके बारे में भी और पढ़ेंगे आगे। अंडरस्टैंड। कोल की स्टोरी समझ आएगी कि किस तरह से ये बना। बहुत साल पहले जब फॉरेस्ट थे वो नीचे पत्थर के अंदर दब गए, उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठा हो गई, उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ा तो वो कोल के अंदर कन्वर्जन हो गया। अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो हमारा कोयले से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो नाम है कोक। इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये एक टफ पोरस यानी कि झरझरा एंड ब्लैक यानी कि काला सब्सटेंस यानी कि पदार्थ होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये लगभग सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जो ये कोक है ये स्टील के मैन्युफैक्चर में और कई सारे धातुओं के एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। अंडरस्टैंड। दूसरा प्रोडक्ट आता है कोल तार। कोल तार इज ए थिक डार्क लिक्विड विच इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड कोल गैस फ्रॉम कोल। कोल तार एक गाढ़ा डार्क लिक्विड होता है जो एक बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो ये प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड कोल गैस के द्वारा बन जाता है, इसे बनाया नहीं जाता। इट हैज़ बोथ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज। इसके मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल दोनों यूज़ होते हैं। इट मे बी अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया टू ट्रीट सोराइसिस एंड सेबोरिक डर्मेटिक डेंड्रफ, यानी कि ये कुछ बीमारियां हैं मेडिकली, इनमें भी यूज़ होता है इनके इफेक्ट को दूर करने के लिए, सोराइसिस, सेबोरिक। इट मे बी यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी, और अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी में भी इसको काम में लिया जाता है। ओके। इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। अब आता है कोल गैस। कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट इज हाइड्रोजन, मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड volatile hydrocarbons procured by the destructive distillation of coal.
कोल गैस है जो काफ़ी गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनता है। इट इज़ ए फ्लेमेबल गैस, ये ज्वलनशील गैस होती है एंड इट इज़ मेड फ्रॉम कोल विच इज़ सप्लाइड वाया पाइप्ड सिस्टम एंड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड कंटेन्स नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है एयर की एब्सेंस में हमें बनाई जाती है जिसके अंदर नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पाइप के द्वारा इसको सप्लाई किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक और काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होती है। अंडरस्टैंड। अब आता है पेट्रोलियम। सबसे पहले हमने कोल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग लिक्विड फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस दैट कैन बी रिफाइंड इनटू फ्यूल। पेट्रोलियम एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है, लिक्विड है जो अर्थ के बहुत ज़्यादा नीचे सरफेस में पाया जाता है और इसे रिफाइंड करते हैं हम फ्यूल बनाने के लिए। पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल मीनिंग दैट इज हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, दैट मीन्स ये भी जो है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ही बनता है। अंडरस्टैंड। काफ़ी सालों तक जो है ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन होता है तब पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये भी एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ही है। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि हम पेट्रोलियम को किस तरह से रिफाइन करते हैं यूजेबल बनाने के लिए, उसे एक फ्यूल बनाने के लिए। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। पेट्रोलियम जो है एक बहुत ज़्यादा डार्क ऑयली लिक्विड होता है और इसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर यानी कि अनप्लीजेंट जो है इसकी खुशबू होती है, यह स्मेल अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज ए पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। इसके अंदर काफ़ी सारे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसका मिक्सचर होता है, जैसे कि हमने बताया पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इन्हीं सभी कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करना कहलाता है रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर प्रोसेस है जो की जाती है फिर कैरी आउट की जाती है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम जो है पेट्रोलियम को रिफाइन कर कर यूजेबल फ्यूल के रूप में तैयार करते हैं। अंडरस्टैंड। थर्ड जो है नेचुरल रिसोर्स आता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसें। नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज जो इनको ट्रांसपोर्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसान है पाइप्स के माध्यम से। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (SCNG). नेचुरल गैस जो है उन्हें स्टोर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में, जैसे कि CNG। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए CNG यूज़ की जाती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब इसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फ्यूल के रूप में भी यूज़ लिया जा रहा है बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लीनर फ्यूल। ये लेस पॉल्यूटिंग यानी कि इससे बहुत ज़्यादा कम प्रदूषण होता है बाकी गैसों के कंपैरिजन में। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है CNG का वो ये है कि इसे हम डायरेक्टली बर्निंग के लिए होम्स के अंदर और फैक्ट्रीज के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम पाइप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो इस नेटवर्क का कुछ जो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो वडोदरा गुजरात के अंदर और कुछ पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस के अंदर है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए काम में आता है, यानी कि जो हम खाद या उर्वरक डालते हैं अपने जो खेतों में उसको और कुछ केमिकल्स को बनाने के लिए भी गैस काम आती है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेज। इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं नेचुरल गैसेज के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत के अंदर ये जो नेचुरल गैस है वो त्रिपुरा राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर पाई जाती है। अंडरस्टैंड नेचुरल गैसेस के बारे में समझे।
अब अगला टॉपिक आता है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इनकी कुछ प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड हैं. यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट द सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा. आपने चैप्टर के जो शुरुआत में पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट और मिनरल्स. यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. इट रिक्वायर्ड द डेड रिजम्स मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स. और हम भी ये भी जानते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं और इन्हें बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए डेड ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट होने के लिए इन फ्यूल्स में. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स. और दूसरे तरफ देखा जाए तो जो इनके रिजर्व्स हैं वो लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स के लिए ही हैं बचे हुए. मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. और इनका बर्न होना भी एक जो एयर पोल्यूशन है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है, मेजर कॉज है. देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. इनका यूज़ ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो इसके लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनका यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी करें. दिस विल रिजल्ट इन ए बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इस तरह से ये जो एनवायरनमेंट है वो कम पॉल्यूट होगा, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा और इनकी अवेलेबिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल्स वाइल ड्राइविंग. देयर टिप्स आर. तो इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है उसने कुछ एडवाइस दी हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल को ड्राइविंग करते समय आप बचा सकते हैं. तो कुछ टिप्स हैं. सबसे पहले ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. आप एक ही स्पीड पर है जो ड्राइव करें जितना ज़्यादा हो सके. मॉडरेट स्पीड रखें, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम. एक कांस्टेंट स्पीड पर आप क्या करें, ड्राइव करें. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें, जहाँ जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स हो जाती है तो आप इंजन चालू रखते हैं तो उस जगह इंजन बंद कर दें. एंड इस जगह पे जहाँ पर किसी बंदे का वेट कर रहे हैं 2-4 मिनट के लिए तो आप इंजन बंद कर दें. उस समय डीजल पेट्रोल की बचत हो सकती है. एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. जो टायर में प्रेशर है एयर का वो भी करेक्ट हो, इसका भी हम चेक करें. एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. जो आपके व्हीकल है उसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस भी आप करें, जिससे कि जो आपका फ्यूल है उसकी जो खपत है इंजन के लिए ज़्यादा ना हो और चाहिए और जो हमारे लिए काम नहीं आ रही है ऐसा खपत ना हो. तो प्रॉपर मेंटेनेंस अगर आपके इंजन की होगी तो जो फ्यूल की खपत है वो बिल्कुल इकोनॉमिकल होगी जितनी होनी चाहिए. कभी कभी ख़राब इंजन होते हैं तो ज़्यादा खपत होने लग जाती है फ्यूल की, तो प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी चाहिए. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.